Welcome. The next topic we are talking is pulmonary embolism. पल्मोनरी एम्बोलिज्म का बेसिक मीनिंग ये होता है कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कोई ब्लड क्लॉट आके फंस गया, कोई एम्बोलस आके फंस गया, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म. व्हाट इज द पल्मोनरी आर्टरी? इज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल द आर्टरी विच इज ओरिजिनेटिंग एंड गोइंग ऑल द वे टू द लंग्स. राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट करके जो लंग्स में जा रही है, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी. इसके अंदर कोई एम्बोलस आके फंस गया, कोई ब्लड क्लॉट आके फंस गया, दैट इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी एम्बोलिज्म. अब ऐसा कैसे होगा? यहाँ पे ब्लड क्लॉट आके फंसेगा कहाँ से? So to have this, let's take an example. For example, there was a lady, she was around 40-year-old and she is a chronic smoker. She was taking OC pills. Ideally तो नहीं लेना चाहिए था उसको OC pills because since she is more than 35 and she is a chronic smoker, तो उनके अंदर OC pills नहीं देते हम, क्योंकि जो लोग chronic smoker होते हैं उनका ब्लड थोड़ा सा थिक हो जाता है और OC pills भी ब्लड को थोड़ा थिक करती है, तो स्मोकर को हम OC pills नहीं देते, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देते. But she was taking. So let's say there was a lady, she was a chronic smoker, plus she was taking OC pills. उसका जो ब्लड था वो थोड़ा सा रिलेटिवली थिक था. शी वॉज लिविंग इन सैन फ्रांसिस्को और सैन फ्रांसिस्को से नाउ शी वॉज ट्रेवलिंग टू न्यू दिल्ली. तो सैन फ्रांसिस्को से न्यू दिल्ली की अगर डायरेक्ट फ्लाइट लेंगे तो अराउंड 15-16 आवर्स की डायरेक्ट फ्लाइट होगी. सो बेसिकली इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग फ्लाइट. When she has taken this long flight, there is going to be a prolonged stasis of the blood in the lower limbs. क्योंकि आपने देखा होगा कि इकोनॉमी क्लास में when you sit, there is very less space is there and now she is going to be there for 15-16 hours. तो अब वो बहुत देर तक वहाँ पे बैठी रही है, उसका ब्लड पहले से थिक था. हमें ये भी पता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है, वेन के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है बहुत ही स्लो होता है. तो लोअर लिम्ब की वेन्स के अंदर इसके ब्लड फ्लो बहुत ही स्लो हो रहा था और ऑन टॉप ऑफ दैट इसका ब्लड जो था बहुत थिक था. तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि इसकी लोअर लिम्ब की वेन के अंदर एक छोटा सा ब्लड क्लॉट बनने लग गया. तो बेसिकली लोअर लिम्ब की डीप वेन के अंदर एक ब्लड क्लॉट बन रहा था एंड दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी रेफर्ड एज द डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी. डीवीटी हो गया, डीप वेन थ्रोम्बस बन गया. इसको नहीं पता कि ये सारी इसके प्रॉब्लम चल रही है. अब शी हैज लैंडेड इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली आ गए, जैसे लैंड हुआ उसको थोड़ा सा पैरों में डिस्कम्फर्ट तो हो रहा था, थोड़ा सा पेन भी हो रहा था, बट उसको लगा कि हो सकता है इतनी लंबी फ्लाइट ली ना इस वजह से हो रहा है. शी हैज क्रॉस द इमिग्रेशन, शी इज कमिंग टू द लगेज बेल्ट और लगेज बेल्ट के वहां पे वो शी वॉज वेटिंग फॉर द लगेज. जब उसने लगेज कलेक्ट कर लिया, नाउ शी इज वॉकिंग टूवर्ड्स द टैक्सी स्टैंड. जब वो टैक्सी स्टैंड की तरफ जा रही थी तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ये जो ब्लड क्लॉट था इसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट टूट गया. ये जो डीप वेन थ्रोम्बस था इसका एक फ्रेगमेंट टूट गया और वो ब्लड फ्लो के साथ में लोअर लिम्ब की वेन से होता हुआ फीमोरल वेन में आया, फीमोरल वेन से इंफीरियर वेना केवा में आ गया, इंफीरियर वेना केवा से आगे माइग्रेट करता हुआ दिस ब्लड क्लॉट हैज रीच्ड ऑल द वे टू द राइट एट्रिया, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल एंड देन इट हैज वेंट इनटू द पल्मोनरी आर्टरी. अब ये ब्लड क्लॉट जो है आगे बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था और पल्मोनरी आर्टरी जहां पे जाके इसका ल्यूमन थोड़ा सा भी कम होगा वहां जाके ये ब्लड क्लॉट फंस जाएगा. मान लेते हैं यहाँ पे आके फंस गया. जैसे ये फंसेगा देन इन दैट पर्टिकुलर एरिया द ब्लड सप्लाई इज गोइंग टू बी रिलेटिवली वेरी लेस. इस पूरे एरिया में ब्लड सप्लाई आएगी नहीं एंड दिस एंटायर थिंग इज रेफर्ड एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म. तो क्या हुआ कि वो जब टैक्सी स्टैंड की तरफ जा रही थी तो एक ब्लड एम्बुलेंस जो था वो वहां से लोअर लिम्ब के डीप वेन से वहां से टूटा और फिर ये फ्लो करता 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 राइट एट्रिया में आया, राइट वेंट्रिकल में आया, पल्मोनरी आर्टरी में आगे जाके स्टक हो गया. जैसे ही ऐसे स्टक होगा दिस लेडी इज गोइंग टू हैव सम डिस्कम्फर्ट. उसको कफ होगा, उसको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होने लग जाएगा. सो द क्लिनिकल फीचर दैट शी हैज फेस्ड, शी इज गोइंग टू हैव चेस्ट डिस्कम्फर्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हुई, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हुआ, कफ आ रहा था. तो वो जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकली उसको ये सारी प्रॉब्लम होने लग गई. उसको लगा कि मे बी दिल्ली का एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूटेड है इसलिए वजह से उसको ऐसा हो रहा है. बट शी वाज हैप्पी दैट शी हैज केम बैक टू इंडिया सिंस लॉन्ग बैक. तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था बट उसको लगा कि ये ठीक हो जाएगा. तो वो टैक्सी में चली गई. शी टुक द टैक्सी एंड शी वाज गोइंग टुवर्ड्स हिज होम. नाउ व्हाट हैपेंड इज ऑन द वे शी वाज कंटिन्यूअसली कफिंग and she had a bout of hemoptysis also. इसको हिमोप्टाइसिस हुआ, मीन्स ब्लड इन द स्पूटम हुआ. जरूरी नहीं होगा ही होगा बट इसको हुआ. तो जैसे हिमोप्टाइसिस हुआ शी अंडरस्टूड देयर इज समथिंग सीवियरली रॉन्ग बिकॉज अब उसको ब्रीथिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी. शी अंडरस्टूड समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग.
So she told to the driver that not to take to the address of home, but to let's go to the hospital first. So this is how the patient of pulmonary embolism is going to present to us. The most common site of DVT, the most common site होता है DVT की, that is going to be calf veins. काफ वेन के जो काफ मसल्स के जो वेन होते हैं उसके अंदर जनरली डीवीटी बनता है, लेकिन काफ वेन जो होते हैं, काफ मसल के जो वेन्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उनके अंदर जो डीवीटी बनता है वो बहुत छोटे होते हैं, तो जनरली वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं कराते। वो माइग्रेट हो सकते हैं लेकिन पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं कराएंगे। लेकिन जो डीवीटी सबसे ज्यादा पल्मोनरी एम्बोलिज्म कराता है दैट इज फीमोरल वेन का डीवीटी। अगर किसी को फीमोरल वेन में डीवीटी है देन देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो वहां से टूटेगा, और इट्स गोइंग टू बी लार्ज इनफ, इट विल गो इन द inferior vena cava, it will reach in the right ventricle and it is going to block a significant pulmonary artery, right? So overall the most common site of DVT is the calf vein, but most common DVT that is leading to pulmonary embolism is femoral vein। और ऐसा नहीं है कि जो लॉन्ग फ्लाइट लेगा उसी को होगा, ये तो किसी में भी हो सकता है जिसके अंदर प्रोलॉन्ग स्टेसिस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ समवन इज डूइंग अ प्रोलॉन्ग सर्जरी, प्रोलॉन्ग सर्जरी में भी प्रोलॉन्ग स्टेसिस होगा, ब्लड का पेशेंट जो है ओटी टेबल पे पड़ा रहता है 5 घंटे 10 घंटे जितनी भी देर सर्जरी चल रही है, सो देयर इज डिक्रीज इन द सर्कुलेशन इन द लोअर लिम्स। और इन द ओल्ड एज जो लोग बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, बेड रिडन पेशेंट्स हैं, उनको भी प्रोलॉन्ग स्टेसिस होगा। तो जब भी प्रोलॉन्ग स्टेसिस होगा, वेदर इट्स अ लॉन्ग फ्लाइट, इट्स अ प्रोलॉन्ग सर्जरी, बेड रिडन पेशेंट, उनको डीवीटी होने के चांस है, और वो डीवीटी माइग्रेट करके पल्मोनरी आर्टरी में ब्लॉक कर सकता है। एंड दिस इज हाउ द पेशेंट इज गोइंग टू प्रेजेंट टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, कफ, हेमोप्टाइसिस दैट कैन बी देयर। ये पेशेंट जैसे ही आपके पास में पहुंचेगा, यू नीड टू असेस द रिस्क दैट आपको उसका, वो जैसे ही लेडी आपके पास आई हॉस्पिटल में, उसने बोला कि मैंने लॉन्ग फ्लाइट लिया, ऐसा ऐसा हुआ, मेरे को लोअर लिम्ब में भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है एंड नाउ आई एम हैविंग ऑल दिस एक्यूट प्रॉब्लम, आपको लग रहा था ये डीवीटी की तरफ जा रहा है। तो डीवीटी की रिस्क असेसमेंट करने के लिए हम एक स्कोर यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज वेल्स स्कोर। वेल स्कोर हमें ये बताता है कि इस पेशेंट में कितना लाइक्लीहुड है कि इस पेशेंट को डीवीटी हुआ है। How the well score is calculated, these are the various parameters that you are going to check. The clinical sign of DVT है या नहीं है, तो कोई अल्टरनेटिव डायग्नोसिस तो नहीं है वहाँ पे जो आपको लग रहा है ये भी हो सकता है, टेकिकार्डिया है, इमोबिलाइजेशन तो नहीं था, previous history of DVT, and these parameters you are going to check. The more this score, the more the chance that the patient is suffering from pulmonary embolism. Right? This is called as the well score, that is for the risk stratification कि पेशेंट को कितना रिस्क है कि इसको डीवीटी पल्मोनरी एम्बोलिज्म ही हुआ होगा। अब इसके कंपोनेंट तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये सारे हमें याद नहीं रखने, हमें केवल ये याद रखना है रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं, तो इट इज वाया द वेल स्कोर। अब और किस किस में हाई रिस्क ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, किस किस में हाई रिस्क ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, जैसे कि अगर किसी के हाइपर होमोसिस्टिनेमिया है, हाइपर होमोसिस्टिनेमिया मतलब कि होमोसिस्टिन बढ़ा हुआ है, होमोसिस्टिन जो होता है वो ब्लड को थिक बना देता है, तो जिन भी लोगों के अंदर होमोसिस्टिन बढ़ा होता है उनके अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांस ज्यादा होते हैं। एक क्वेश्चन आता है बायोकेमिस्ट्री से, व्हाट इज द इटियोलॉजी ऑफ हाइपर होमोसिस्टिनेमिया? होमोसिस्टिन एक अमीनो एसिड है, किन लोगों के अंदर होमोसिस्टिन बढ़ जाता है? तो होमोसिस्टिन बढ़ने के जो कॉजेज हो सकते हैं, द मोस्ट कॉमन कॉज इज डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम सिस्टाथायोन बीटा सिंथेस। ये जब मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया था उसमें होमोसिस्टिन अमीनो एसिड जब पढ़ाया तब भी मैंने आपको लिखाया था द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपर होमोसिस्टिनेमिया इज डेफिशिएंसी ऑफ सिस्टाथायोन बीटा सिंथेस। द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 and the third most common cause is the deficiency of vitamin B9. So one of the risk of hyperhomocystinemia, one of the risk of deep vein thrombosis, pulmonary embolism, it's going to be hyperhomocystinemia, and these are the various etiologies of hyperhomocystinemia. When it comes to types of pulmonary embolism, देखिए होगा क्या, अब ध्यान से सुनना। अब आप यहाँ पे वापस से मैं इसी डायग्राम पे जा रहा हूँ क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन यहीं पे। जैसे ही यहाँ पे एक ब्लड क्लॉट फंसेगा, जैसे ही ब्लड क्लॉट यहाँ पे फंसा, उससे क्या होगा कि लंग्स के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो रिलेटिवली कम आ रहा है क्योंकि बीच में ब्लड क्लॉट फंस गया। अब ब्लड लंग्स में कम आएगा तो लंग्स के बाद जो ब्लड निकलने वाला है जो पल्मोनरी वेन में जाएगा ये रिलेटिवली कम होगा क्योंकि लंग्स में कम ब्लड आ रहा है। अगर कम ब्लड पहुंचेगा तो लेस ब्लड विल रीच इन द लेफ्ट एट्रिया। इफ द लेस ब्लड विल रीच इन द लेफ्ट एट्रिया, लेस ब्लड इज गोइंग टू रीच इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में कम ब्लड आएगा तो एओर्टा में कम ब्लड आएगा, और पेशेंट को अगर एओर्टा में कम ब्लड आएगा तो उसका ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है।
तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट में ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, दिस इज वन थिंग। सेकेंड, अब क्योंकि यहाँ पे ब्लड क्लॉट फंस गया है पल्मोनरी आर्टरी में, राइट वेंट्रिकल का काम था ब्लड को पुश करना पल्मोनरी आर्टरी में। आप देखो कि पल्मोनरी आर्टरी में तो एक ब्लड क्लॉट फंसा हुआ है, तो राइट वेंट्रिकल को बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, और एकदम से ये वर्कलोड बढ़ गया, एकदम से बढ़ा, ऐसा नहीं ग्रेजुअली बढ़ा, एकदम से बढ़ा, तो राइट वेंट्रिकल एकदम से इसको कोप अप नहीं कर पाता कितनी बार, तो राइट वेंट्रिकल की ये जो फ्री वॉल होती है ना, ये खराब हो जाती है। ये थोड़ा सा काम करेगी 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 और फिर बोलेगी यार ये तो मेरे से ब्लड पुश ही नहीं हो रहा है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट में दो चीजें आपको और देखने को मिल सकती है, एक तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा होगा, या फिर उसका जो राइट वेंट्रिकल का फ्री वॉल है उसने काम करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया होगा। दीज आर द टू थिंग्स दैट कैन हैपन, एंड दैट डिपेंड्स कि ये जो क्लॉट यहाँ पे फंसा है ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, उस पर ये दोनों चीजें डिपेंड करेंगी। और उसी के बेसिस पे हमने पल्मोनरी एम्बोलिज्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जब भी हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट आता है, हम ये दो चीजें चेक करते हैं कि राइट वेंट्रिकल खराब हुआ है या नहीं हुआ है, और ब्लड प्रेशर का क्या स्टेटस है। अगर राइट वेंट्रिकल डिसफंक्शन इज एब्सेंट एंड द ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, राइट वेंट्रिकल में कोई डिसफंक्शन नहीं है, तो इसको बोलेंगे ये स्टेबल पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। लेकिन राइट वेंट्रिकल डिसफंक्शन प्रेजेंट हो गया है, राइट वेंट्रिकल में खराबी आने लग गई, बट स्टिल द ब्लड प्रेशर इज समहाउ नॉर्मल, देन इट इज सबमेसिव। अगर राइट वेंट्रिकल डिसफंक्शन प्रेजेंट है और पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है, हाइपोटेंशन में जा रहा है पेशेंट, देन इट इज मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। So we have 3 types of pulmonary embolism based on these two parameters, right ventricular dysfunction और blood pressure को देख के हमने ये decide कर लिया। When it comes to investigation, one of the first investigation that we do whenever there is a chest discomfort is ECG. ECG के अंदर हमें दो चीजें देखने को मिलेगी, और ये दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। What is the most common change of pulmonary embolism on ECG and what is the most specific change? ये मैंने आपको ECG वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट में ईसीजी में क्या चेंजेस आएंगे, तो जो मोस्ट कॉमन चेंज आता है वो आता है साइनस टेकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाएगा पेशेंट का। और मोस्ट स्पेसिफिक चेंज आता है दैट इज कॉल्ड एज अ वेरी पिक्यूलियर पैटर्न S1 Q3 T3 पैटर्न। ये सारे पेशेंट में तो नहीं आता, बट इट इज वेरी पिक्यूलियर, वेरी स्पेसिफिक S1 Q3 T3 पैटर्न। अगर आप यहां पे देखेंगे, S1 का मतलब है कि फर्स्ट लीड के अंदर, हियर इज द फर्स्ट लीड, हियर इज द सेकंड लीड एंड हियर इज द थर्ड लीड। जो फर्स्ट लीड है उसके अंदर आपको डीप एस वेव देखने को मिलेगा, एस वेव जो है बहुत ही बड़ा मिलेगा। थर्ड लीड के अंदर लार्ज क्यू वेव मिलेगा, और थर्ड लीड के अंदर टी वेव जो है उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेड टी हो जाएगा। अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन एक साथ आपको दिख जाते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट में, व्हाट इज हैपनिंग इज एस वेव जो है फर्स्ट लीड में बड़ा दिख रहा है, दैट इज S1, और थर्ड लीड में क्यू वेव जो है वो बड़ा दिख रहा है, मोर देन वन स्मॉल बॉक्स है, दैट इज द लार्ज क्यू, एंड यू आर हैविंग द इन्वर्टेड टी, उल्टा टी दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड एज S1 Q3 T3 पैटर्न। दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक चीज, सब में नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है इट्स वेरी स्पेसिफिक फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। देन व्हाट आर द अदर एक्सरे साइंस दैट कैन बी देयर? ऐसा नहीं कि सारे के सारे साइन मिलेंगे, इनमें से कुछ मिल सकते हैं, कुछ नहीं मिलेंगे। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, हियर इज द पल्मोनरी आर्टरी, मान लीजिए यहाँ पे जो है ब्लड क्लॉट फंसा है, फॉर एग्जांपल इस एरिया में ब्लड क्लॉट फंस गया समवेयर हियर। अगर यहाँ पे ब्लड क्लॉट फंसेगा, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लड क्लॉट फंस गया कुछ इस तरीके से, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि जब पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आएगा, तो आप देखिए लेफ्ट लंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ब्लड जाएगा सब जगह पे। राइट लंग में क्या होगा कि इस एरिया में ब्लड कम आएगा, इस एरिया में ब्लड कम आएगा का मतलब ये है कि ये जो पूरा एरिया है, देयर इज गोइंग टू बी इंफाक्शन। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यू माइट सी अ वेज शेप इंफाक्शन, कुछ इस तरीके का आपको इंफाक्टेड जोन दिख सकता है। हियर यू कैन सी द वेज शेप इंफाक्शन। सो इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म देयर कैन बी wedge shaped infarction. This wedge shaped infarction, this is also called as Hampton hump sign.
हैम्पटन हम्प साइन हमारे को देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं सब में मिलेगा, कुछ कुछ पेशेंट में देखने को मिल सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर साइन दैट कैन बी देयर। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरा पेशेंट है जिसके अंदर यहाँ पे क्लॉट फंस गया। अगर यहाँ पे क्लॉट फंस गया तो क्या होगा कि राइट साइड में तो ऑलमोस्ट द ब्लड सप्लाई इज वेरी मिनिमम, लेफ्ट साइड में तो अच्छा खासा ब्लड जाएगा। सो हमने एक चीज पढ़ी है कि एक्सरे के अंदर जो फ्लूइड होता है वो तो व्हाइट दिखता है और जो एयर होती है ब्लैक दिखती है। अब इसके राइट लंग में आप देखो कि एयर तो आराम से जारी होगी, ट्रेकिया ब्रोंकस उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। तो राइट लंग में एयर तो अच्छे से जा रहा है लेकिन ब्लड फ्लो बहुत कम है। राइट लंग में एयर तो नॉर्मल है लेकिन ब्लड जो है, परफ्यूजन जो है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग में एयर भी नॉर्मल जा रहा है और ब्लड का फ्लो भी नॉर्मल है। अब क्योंकि राइट साइड के लंग में केवल और केवल एयर आ रहा है, ब्लड तो बहुत ही कम आ रहा है और एयर कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है, फ्लूइड इज रिलेटिवली वाइट। तो आप इस एक्सरे में देखो, अगर आप कंपेयर करोगे राइट लंग और लेफ्ट लंग को, तो राइट लंग जो है रिलेटिवली मोर डार्क दिख रहा है कंपेयर टू लेफ्ट, क्योंकि राइट के अंदर केवल एक ही चीज आ रही है, दैट इज द एयर, ब्लड तो आ ही नहीं रहा है। तो वो जो व्हाइट, थोड़ा सा जो व्हाइटनेस आना चाहिए था कुछ इस तरीके से, नॉर्मल तो ऐसा होता है ब्लैक एंड व्हाइट कुछ इस तरीके का दिखता है हमें, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ब्लैक ही ब्लैक दिख रहा है क्योंकि केवल और केवल एयर आ रहा है, ब्लड तो आ ही नहीं रहा है इस लंग्स के अंदर। सो दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज रेफर्ड एज पल्मोनरी ओलिगेमिया, referred as pulmonary oligemia. Olig means less, emia means blood, and this pulmonary oligemia is also called as Westermarck sign. So we might have the Westermarck sign. The third sign that might be there is, here is the pulmonary artery. मान लेते हैं यहाँ पे ब्लड क्लॉट फंसा है। जैसे ही यहाँ पे ब्लड क्लॉट फंसेगा उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड का फ्लो है, दिस इज हाउ द ब्लड फ्लो इज हैपनिंग राइट एंड लेफ्ट साइड में। अब क्या हुआ कि ब्लड जो है इधर से इतना अच्छे से आगे नहीं जा पाएगा, तो ब्लड थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएगा क्योंकि बैक प्रेशर बढ़ गया ना यार, आगे तो जा नहीं रहा है, क्लॉट फंसा हुआ है वहां पे। उसकी वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि ये जो ब्लड वेसल है ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा। देयर इज गोइंग टू बी प्रोमिनेंस इन द पल्मोनरी आर्टरी, प्रोमिनेंट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा। हियर यू कैन सी द प्रोमिनेंट पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज द प्रोमिनेंट पल्मोनरी आर्टरी। ये जो आपको ऐसा लंबा सा दिख रहा है, this is the prominent pulmonary artery, although not very good visible, but that can be there, the prominent pulmonary artery. This is called as Fleischer sign. So these are the various radiological signs that can be there. ये केवल फैंसी नाम है तो आपको याद रखना है। Prominent pulmonary artery is called as the Fleissner sign. Pulmonary oligemia, less blood आ रहा है, this is called as Westermarck sign. और ये wedge shape का infarcted zone कुछ इस तरीके से आपको दिख सकता है, that is called as the Hampton Hump sign. So these are the three X-ray signs that can be seen. तीनों के तीन तो नहीं दिखेंगे, इनमें से कुछ दिख सकता है कुछ नहीं दिख सकते हैं, बट दे कैन बी देयर। अगर आप इस पेशेंट का 2D इको करोगे, यू विल नोटिस दैट क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड क्लॉट फंस गया है, तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आगे नहीं निकल रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। राइट वेंट्रिकल में देयर इज गोइंग टू बी डिसफंक्शन, राइट वेंट्रिकल खराब मिल सकता है। देयर कैन बी राइट वेंट्रिकल डिसफंक्शन, कि राइट वेंट्रिकल अच्छे से काम नहीं कर रहा है। मैंने आपको ऊपर भी समझाया था कि राइट वेंट्रिकल जो था, दिस इज सपोज टू पंप द ब्लड इन द पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी में क्लॉट फंस गया, उसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ेगा और बैक प्रेशर आएगा राइट वेंट्रिकल पे। राइट वेंट्रिकल बहुत जोर जोर से काम करेगा ब्लड को आगे भेजने के लिए। ऐसा हो सकता है कि राइट वेंट्रिकल इस प्रोसेस में खराब हो जाए। अगर राइट वेंट्रिकल खराब हो जाता है तो वो आपको इको के अंदर दिखेगा, राइट वेंट्रिकल डिसफंक्शन दिखेगा। पर्टिकुलरली किसका दिखेगा, तो राइट वेंट्रिकल की फ्री वॉल का डिसफंक्शन दिखेगा। एंड ये जो राइट वेंट्रिकल फ्री वॉल का डिसफंक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड एज मैककॉनेल साइन। राइट वेंट्रिकल डिसफंक्शन इज कॉल्ड एज द मैककॉनेल साइन। ऐसा नहीं सब में आएगा, किसी किसी में आ सकता है। व्हेन इट कम्स टू स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ चॉइस, अब स्क्रीनिंग टेस्ट डिपेंड करेगा कि आपके पास जो पेशेंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है। मतलब आपको क्या लग रहा है, देयर इज हाई चांस मींस हाई लाइकलीहुड है कि उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, हाई लाइकलीहुड, या लेस लाइकलीहुड है। अगर आपको उसको लग रहा है कि यार इसको तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म ही है,
क्योंकि उसका वेल्स स्कोर बहुत ज्यादा आ रहा है और हमें लग रहा है इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म ही है, बहुत ही हाई लाइकलीहुड है, तो फिर हम वी आर गोइंग टू गो फॉर एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन दैट इज गोइंग टू बी सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। तो हम सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करेंगे। हमें लग ही रहा है कि यार इसमें तो आने ही आने वाला है, इसके अंदर है ही है, तो हम सीटी पल्मोनरी एंजियो करेंगे। लेकिन अगर लेस लाइकलीहुड है, आपको खाली रूल आउट करना है यार इसको कहीं पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो नहीं है, जैसे मान लीजिए कि यंग पेशेंट है, 20-22 साल का लड़का है, उसको थोड़ा सा ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट हो रहा है, हिमोप्टाइसिस हो रहा है, हमें नहीं लग रहा है यार इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, ये कोई और इटियोलॉजी हो सकती है। अगर आपको खाली रूल आउट करना है, इफ यू जस्ट वांट टू रूल आउट, देन यू कैन गो फॉर डी डाइमर टेस्ट, just to rule out. If there is less likelihood, then the screening test that you can do is the D dimer test. So high likelihood है, go for CT angio. Less likelihood है, go for D dimer, just to rule out. When it comes to the gold standard investigation, that is going to be the invasive pulmonary angiography. This is how the invasive pulmonary angiography will look like. That will exactly tell you that where is the blood clot, how much blood flow is getting reduced on the pulmonary angio. And this particular image is the CT pulmonary angio. यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे इतना छोटा सा दिख रहा है, बट देयर इज अ ब्लड क्लॉट दैट कैन बी देयर, राइट? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट। नाउ इट इज टाइम टू ट्रीट द पेशेंट। अब ट्रीटमेंट में हमें प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए, तो ट्रीटमेंट भी समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि देयर इज अ ब्लड क्लॉट विच इज स्टक इन द पल्मोनरी आर्टरी। अब जैसे ही वो स्टक होता है, तो मैंने आपको बताया था कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर इससे कम भी हो सकता है और हो सकता है नहीं भी हो, वो डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा ब्लड क्लॉट था। लेकिन हमें उस ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करना है। ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप हेपेरिन देके डिसॉल्व कर लो, या फिर थ्रोम्बोलाइसिस एजेंट देके डिसॉल्व कर लो। अब थ्रोम्बोलाइसिस जो होता है वो बहुत फटाफट डिसॉल्व करता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी है, तो हमें रिस्क बेनिफिट रेशियो देखना है। अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है मतलब कि उसका ब्लड प्रेशर कम नहीं हुआ है, उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है लेकिन ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है, तो फिर हमें बहुत एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट गिव लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन का इंजेक्शन, LMWH. You will give the injection of LMWH and that will slowly will dissolve the thrombus. बट अगर आपको बहुत एक्सटेंसिवली और एग्रेसिवली उसको तोड़ना है, वो तब तोड़ना होगा जब उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, देन यू विल गो फॉर थ्रोम्बोलाइसिस। एंड ये जो थ्रोम्बोलाइसिस एजेंट आप यूज करोगे, इट कैन बी स्ट्रेप्टोकाइनेज, कैन बी यूरोकाइनेज। कैन यूज एनी ऑफ देम। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में थ्रोम्बोलाइसिस जो है वी कैन डू अप टू 14 डेज। मतलब आज किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, अगले 14 डेज के अंदर अंदर कभी भी उसको लग रहा है आपको कि पेशेंट अनस्टेबल हो रहा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट है, आपको थ्रोम्बोलाइज करना है, यू कैन गो फॉर दैट। ये ड्यूरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने आपको थ्रोम्बोलाइसिस 3 जगह पे पढ़ाया है। देयर आर 3 इंडिकेशन ऑफ थ्रोम्बोलाइसिस दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। The first that we have discussed in cardiology, that was ST elevated myocardial infarction. The second time it was ischemic stroke, that was in the neurology, ischemic CVA. Then the third time is the pulmonary embolism. इन तीनों में देखो आप कि ब्लड क्लॉट बन रहा है, या तो बन रहा है कोरोनरी आर्टरी में, दैट इज इस्टेमिक। अगर ब्रेन की किसी ब्लड वेसल में थ्रोम्बस बन गया, दैट इज इस्केमिक स्ट्रोक। अगर पल्मोनरी आर्टरी में बन गया, दैट इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इन तीनों में हम थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते हैं, लेकिन द थ्रोम्बोलाइसिस कैन बी डन अप टू द टाइमलाइन इज डिफरेंट। स्टेमी में यू नीड टू डू द थ्रोम्बोलाइसिस विद इन 12 आवर्स। अगर पेशेंट आपके पास चेस्ट पेन होने के 12 घंटे के अंदर अंदर आ गया तो थ्रोम्बोलाइज कर दो, अदरवाइज उसके बाद कर देना, तो बेनिफिट से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इस्केमिक स्ट्रोक में आप बताइए, द थ्रोम्बोलाइसिस कैन बी डन इफ द पेशेंट कम्स विद इन हाउ मेनी आवर्स? 4.5 आवर्स। अगर 4.5 आवर्स में आ जाए तो आप इस्केमिक स्ट्रोक में थ्रोम्बोलाइज कर दो। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यू कैन गो फॉर द थ्रोम्बोलाइसिस अप टू 14 डेज, बिकॉज लंग्स के अंदर डुअल ब्लड सप्लाई चल रहा है, तो अप टू 14 डेज वी कैन गो फॉर थ्रोम्बोलाइसिस। सो pulmonary embolism we can do the thrombolysis up to 14 days, and these are the 3 indications that we have discussed. Now for prophylaxis in high risk patient, मान लीजिए हमें पता है कि किसी को बार बार डीवीटी हो जाता है और बार बार उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है,
या फिर किसी के अंदर डीवीटी होने की चांसेस ही बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो लोअर लिम्ब का डीवीटी है ना, वो थ्रोम्बस माइग्रेट करके पल्मोनरी आर्टरी में जाके स्टक करता है। अगर आप वो फर्स्ट वाला डायग्राम देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा दैट व्हाट इज हैपनिंग इज कि यहाँ पे डीवीटी बना और ये घूम के यहाँ तक पहुंचता है और आगे जाके कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है। तो अगर किसी को बार बार डीवीटी होने का रिस्क होता है ना, हम उसमें चांस नहीं ले सकते कि उसके अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो, हम नहीं चाहते ऐसा हो। तो हम क्या करते हैं कि ये जो इंफीरियर वेना केवा होता है, इसके अंदर एक मेटल का फिल्टर लगा देते हैं, यहाँ पे एक मैश लगा देते हैं, जिससे मान लो कोई पल्मोनरी मतलब ये डीवीटी का टुकड़ा टूट के भी आएगा ना, तो वहां पे अटक जाएगा, राइट। उसको हम बोलते हैं आईवीसी फिल्टर। सो अगर किसी के अंदर कोई हाई रिस्क पेशेंट है, इफ देयर इज अ हाई रिस्क पेशेंट, then we can put the metallic filter like this is called as IVC filter. IVC filter use कर सकते हैं. So this image is important. They might ask that what is this filter that is there in the inferior vena cava? This blue color is the inferior vena cava. हमने एक फिल्टर लगा लिया, तो नीचे से कोई भी क्लॉट आएगा ना, नीचे से कोई भी क्लॉट आएगा तो यहाँ पे फंस जाएगा. That is going to stuck here. Will not be able to go forward. So let's summarize the pulmonary embolism. When it comes to the risk factor, we have discussed it can be a prolonged flight. It can be bedridden patients, prolonged surgery. Then there is something called as Virchow's triad. ये Virchow's triad क्या होता है, आपने पैथो में पढ़ा होगा. Virchow's triad ये बताता है कि किसके अंदर डीवीटी होने के चांसेस ज्यादा है. Virchow's triad ये बोलता है अगर किसी को एंडोथेलियल इंजरी है, मतलब कि ब्लड वेसल के जो अंदर वाली सेल है वो खराब है, तो वहां पे प्लेटलेट चिपक के थ्रोम्बस बना सकते हैं. दूसरा, जिसको हाइपर कोएगुलेबिलिटी है, जिनका ब्लड जो है वो थिक है, या फिर जिनको ब्लड का स्टेसिस होता है. So endothelial injury, stasis and hypercoagulability, this is Virchow's triad. The more of that, the more the chance of DVT, and the more the DVT, the more the chance of pulmonary embolism. क्राइटेरिया जो हम यूज करते हैं रिस्क असेसमेंट के लिए, दैट इज वेल स्कोर. पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाला जो टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैंसी नाम आते हैं, एंड वन ऑफ देम इज द वेल स्कोर. चेस्ट एक्सरे के अंदर वेज शेप इंफार्क्शन जो दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज द हैम्पटन हम्प साइन. Pulmonary oligemia is called as the Westermarck sign. Then we have the Fleischer sign, prominent pulmonary artery. ECG के अंदर most common change is increase in the heart rate, that is sinus tachycardia. The most specific change is S1 Q3 T3 pattern. Right ventricle में dysfunction देखने को मिल सकता है, that is called as the McConnell sign. The screening test, if there is a low likelihood, then you can go for D-dimer. अगर बहुत ही high likelihood है, then go for CT pulmonary angio. अगर patient stable है तो you can slowly you can dissolve the clot, that is low molecular weight heparin, LMWH. अगर patient unstable है, then go for thrombolysis. So this is all about this important topic of pulmonary embolism. So many fancy names are there and so many fancy signs are there. इसमें सबसे important जो है, that is McConnell से. Right ventricle का जो free wall है उसका dysfunction हो जाता है, that is called as the McConnell sign. Right? Thank you.